आइए जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो आप लोग ना मेरा नंबर नोट करो 9717175748। ये नंबर आप अपने मोबाइल्स में सेव कर लो, सेव कर लेना जरूर, ठीक है। नाम पता ही होगा मेरा, नहीं पता तो ठीक है, ये नंबर सेव कर लो। कारण क्या है कि अगर आपकी कुछ क्वेरी होती है, डाउट होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। क्लास का वेट नहीं करना कि नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो पूछूंगा सर से, नहीं। आपको जब पढ़ते समय कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, तो व्हाट्सएप पे मैं पूरा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको डाउट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वॉइस नोट के थ्रू ही मैं प्रेफर करता हूँ, तो वॉइस नोट के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लो। प्लस स्टेटस वगैरह पे मैं कुछ वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, तो सेव कर लोगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। कोई अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं या कुछ छोटी छोटी आजकल रील्स शॉर्ट चलती रहती हैं, तो कॉन्सेप्ट की रील शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। प्लस मेरे सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर लेना। आज आप सेव कर लोगे ना, मैं शाम को व्हाट्सएप पर डाल दूंगा सारे सोशल मीडिया, आप उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है। उनमें ना टेलीग्राम पे मैं डेली MCQs डालता हूँ। हाँ सिलेबस, हाँ सिलेबस से भी पॉइंट अच्छा याद आया। इंस्टीट्यूट सिलेबस 2026 लेकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ ये अपडेट निकाला है कि स्टडी मटेरियल हम तैयार करेंगे। उसके लिए क्या होता है ना, ऑथर्स वगैरह को बुलाते हैं वो, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ इतनी नोटिफिकेशन है, तो इस साल तो स्टडी मेट पे काम शुरू होगा, तो ऑब्वियसली इस पूरे साल में तो नए सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टडी मेट इस साल में तैयार हो जाता है, इनका हो जाएगा, वैसे तो पूरा साल पढ़ाई भी, तो ये जून 27 से नए कोर्स का पहला अटेम्प्ट एप्लीकेबल करा देंगे, सिलेबस 2026 का। बट जब भी नया सिलेबस लगता है तो 2 अटेम्प्ट तक पैरेलली ओल्ड सिलेबस भी चलता है, तो मतलब नेक्स्ट पूरे साल भी 2027 में भी ओल्ड सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। 2028 ऑनवर्ड्स फिर नया सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मतलब आप लोग जब फाइनल के एग्जाम दोगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप फाइनल के एग्जाम नए सिलेबस में ही दोगे, क्योंकि भाई अगर आप दिसंबर तक क्लियर कर ले तो इंटरमीडिएट, तो आपका जून 27 या दिसंबर 27 जब भी आप फाइनल अपीयर करोगे तो आपको नया सिलेबस ही देना है, ठीक है। तो आप इंटरमीडिएट तो ओल्ड में ही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल न्यू में पढ़ोगे, ठीक है। ओल्ड न्यू में कुछ खास फर्क नहीं होता, बस ना चीजें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनको लगता है कोई चैप्टर है हटाने वाले तो हटा देंगे, वैसे हटा देने चाहिए मेरे हिसाब से जो इन्होंने फाउंडेशन के डाले हुए हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी है। फाउंडेशन के हटा के इनको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड करनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब जैसे टैक्स है, तो टैक्स में तो नया इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा आप लोगों के लिए। इस साल तो पूरा ओल्ड ही चलेगा, 1961 ही चलेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से 2025 चलेगा इनकम टैक्स 2025, ना पता आपको, नया एक्ट आ चुका है इनकम टैक्स का, ठीक है। तो इनकम टैक्स 2025 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो वो नई सिलेबस में ये एप्लीकेबल करेंगे। तो ऐसे कुछ अपडेट्स वगैरह हैं जो ये करना चाह रहे हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट। एक मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी एक बच्चा आप में से, एक थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्या करना है, एक ना चेकलिस्ट बनानी है, ठीक है। अब वो चेकलिस्ट आप कैसे बना सकते हो, एक साइड आप लिखोगे चैप्टर का नाम, सभी बना लोगे तो अच्छा रहेगा, चैप्टर नेम। फिर आप डालोगे जो जो भी हम कवर कर रहे हैं, जैसे स्टडी मैट हमने कवर किया तो स्टडी मैट डाल दिया। उसके साथ साथ हमने कवर किए थे जो आपके वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, तो PYQs जितने भी अटेम्प्ट के हैं तो अटेम्प्ट वाइज वो बना लिए, एक्सेल बना लेना, ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया MQP मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो वो हो गए कवर। और फिर एक हमने वर्कबुक भी कवर करी थी, वर्कबुक, तो ये होगी कवर, ठीक है। तो ये आपको ना, जैसे हमने इंश्योरेंस क्लेम किया, ठीक है, तो आपने बस इसको टिक लगाना है कि भाई स्टडी मैट कवर हो गया, हमारे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, PYQ ये वाला कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, बस इसको टिक लगाते रहना। इससे आपकी चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी कि हमने क्लास में क्या क्या कवर कर लिया, ठीक है। तो ये आपका काम है, ठीक है। तो कुछ काम तो मैं आपको भी दूंगा ना, तो ये आपका काम है, ये आपको बनानी है, ठीक है। आज बना लेना घर पे जाकर, ठीक है। इसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेना, और इंश्योरेंस क्लेम में जो भी हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं उनको टिक लगाते चले जाना। जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ PYQ देख लिए, कुछ MQP देख लिए, तो उसको टिक लगा लेना जरूर, ठीक है। इससे फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बचाने का तरीका और कुछ नहीं तो बार बार फिर याद नहीं रहेगा ना कि ये कर लिया वो नहीं कर लिया, तो फिर आपको बार बार अपने रजिस्टर में ढूंढना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि इसको एक बनाकर रख लो, और ये आगे भी आपको काम आएगा,
इसमें आप और अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप मान लो अपनी जो नोटबुक है उस पर कोई पेज नंबर वगैरह लिखते हो तो आप इसी के आगे पेज नंबर भी लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन नोटबुक के इस पेज नंबर पे, तो आपको ढूंढने में आगे जाकर आसानी रहेगी। आगे कलाकारी तो आपकी है, लेकिन ये फॉर्मेट तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी क्रिएटिविटी आपकी है, जैसे मर्जी बनाओ। चलो, तो मैं आपको जो लॉस ऑफ स्टॉक है आज उसको वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा, जिसकी फर्स्ट क्लास है आपकी थी ना, आपने पिछली क्लास देखी है कुछ? अभी नहीं देखी है तो बेटा हमारा इंश्योरेंस क्लेम का एक टॉपिक चल रहा है, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ स्टॉक आज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कम चांस है कि समझ में आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारा निकल चुका है, क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से लॉस ऑफ प्रॉफिट करेंगे ना, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज वाली क्लास आप मैनेज कर लो, नेक्स्ट क्लास से देखते हैं फिर। हाँ वो करा रहे हो, एक मिनट में बुक ढूंढ लो, बुक कहाँ रखी है मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6th। अच्छा, स्टार्टिंग से बताना हमने कौन कौन से कर लिया। 1 तो हुआ नहीं, अभी 2 भी नहीं हुआ, 3 हो गया था हमारा, 3 हो गया हमारा, 4th हो गया और 5th भी हो गया। बस ये 3 ही क्वेश्चन करे थे हमने लास्ट क्लास में, और बाकी पीवाई क्यू वगैरह क्या करते हैं। 6th क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। यार ये फॉर्मेटिंग हिल गई इसकी, अजीब सी हुई। 5th नहीं हुआ? अच्छा 5th भी करना है हमें। यार एक बार मैम को बुलाना। वो नोट्स कहाँ पर है?
ठीक। सिक्स क्वेश्चन देखो जी, ऑन 30th September 2022 द स्टॉक ऑफ हर्षवर्धन वॉज लॉस्ट इन अ फायर एक्सीडेंट. फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू टू एनेबल यू टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द इंश्योरर. क्या डेटा आपके पास? आपके पास स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/4/21 है 75, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 22 है 1,04,000, परचेज लेस रिटर्न फॉर द ईयर 31 मार्च 22 मतलब 21-22 की आपके पास परचेज है. ऐसी सेल्स दे रखी है आपको 21-22 की 630, फिर परचेज लेस रिटर्न अप टू 30 सितंबर 22 मेमोरेंडम पीरियड की परचेज होगी, मेमोरेंडम पीरियड की सेल्स होगी. ठीक है. इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 मार्च 22 मतलब इस स्टॉक की बात कर रहा है. ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस आउटडेट होने की वजह से 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच ओरिजिनली कॉस्ट 12,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ. लास्ट ईयर हमने कोई आइटम 12,000 की खरीदी थी, वो आउटडेट हो गई थी, आउटडेट होने की वजह से हमने उसकी वैल्यू 50% राइट ऑफ कर दी. ठीक है. तो क्या एबनॉर्मल आइटम हो गई है? अब एबनॉर्मल आइटम कहां इंक्लूडेड है? एक तो परचेज में इंक्लूडेड है और साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है. बताओ क्लोजिंग स्टॉक में कितनी इंक्लूडेड है? 6,000. कैसे पता लगा 6,000? कि सब 12,000 की आइटम थी उसमें 50% राइट ऑफ कर दिया, 6,000 राइट ऑफ कर दिया, तो बची वो 6,000 रुपए की. तो वो 6,000 रुपए की जो खराब आइटम है, आउटडेटेड आइटम है, वो हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड है, तो हमें उसे भी हटाना पड़ेगा. ऐसा करने से क्या होगा कि लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में से हम एबनॉर्मल आइटम को अलग कर चुके हैं. अब जो हमारा जीपी निकलेगा वो नॉर्मल निकलेगा. यही कॉन्सेप्ट था. इन मई 2022 मतलब करंट पीरियड की बात कर रहा है, मेमोरेंडम पीरियड की, 3/4 ऑफ दी स्टॉक, जो 12,000 का स्टॉक था उसमें 3/4 मतलब कितना हुआ? 9,000. 9,000 का स्टॉक जो था वो हमने 90% एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट बेच दिया. तो 9,000 का स्टॉक कितने में बिक गया? 8,100 में बिक गया. वो कहां इंक्लूडेड है? वो करंट ईयर की मेमोरेंडम वाले सेल्स में इंक्लूडेड है, तो हम उस सेल्स में से उसे हटा देंगे. तो करंट ईयर में भी मेमोरेंडम में से भी आपका एबनॉर्मल आइटम इंपैक्ट हट गया. इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट बैलेंस ऑफ द ऑब्सोलीट स्टॉक, बैलेंस कितना बचा? 1/4 बचा, यानी कि 12,000 का 1/4 3,000 बचा. वुड ऑल्सो रियलाइज द सेम प्राइस. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वुड ऑल्सो रियलाइज द सेम प्राइस. अच्छा, वो जो 3,000 का सामान है वो वापस कितने का हो गया? अब 3,000 का नहीं, वुड ऑल्सो रियलाइज द सेम प्राइस. सेम प्राइस मतलब 90% है. अगर लिखा होता ना ओरिजिनल कॉस्ट तो 3,000 होता. यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. वो कह रहा है वुड ऑल्सो, लैंग्वेज समझनी पड़ेगी. वो कह रहा है वुड ऑल्सो रियलाइज द सेम प्राइस. वो कह रहा है जो बचा हुआ स्टॉक है ना वो भी सेम प्राइस देगा. सेम प्राइस मतलब ऊपर वाले प्राइस की तो बात कर रहा होगा. अगर लिखा होता वुड ऑल्सो रियलाइज ओरिजिनल कॉस्ट तो फिर हम 3,000 ही लेते, यानी कि 3,000 की आइटम अब 3,000 की नहीं रही, 2,700 की रही है. 90% 2,700. समझ में आ गया कितने बच्चों ने यहां गलती करी है? ठीक है, होती है, कोई बात नहीं. अब ये जो गलती हुई ना ये लैंग्वेज की वजह से हुई है. ठीक है, आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी वो क्या कह रहा है. ठीक है, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना बिल्कुल भी. हमें क्या करना है? तसल्ली से आराम आराम से पढ़ना है. एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको समझनी है. सब्जेक्ट टू द अबव, ऊपर वाली आइटम को छोड़कर जीपी हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 14,400 वॉज सॉल्वेज. ठीक है, वो कह रहा है ऊपर वाली आइटम को छोड़कर, जो नॉर्मल आइटम है उसको छोड़कर जीपी क्या है आपका? कांस्टेंट रहा. वो तो हम वैसे भी अज्यूम कर लेते हैं कि जीपी जो लास्ट ईयर था वही हमारा करंट ईयर में भी चल रहा है. ठीक है, तभी तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं. और 14,400 का सामान जो था वो क्या है? स्टॉक साल्वेज्ड है. बस कर लो क्वेश्चन. देखो सबसे पहले, क्योंकि आपने क्वेश्चन करा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं, कोई डायग्राम वगैरह बना नहीं रहा. ट्रेडिंग अकाउंट, एक दो नंबर तो कट ही जाएगा क्योंकि फिर आगे भी इंपैक्ट आएगा ना भाई. एक नंबर तो उस गलती का कट गया, अब इसकी वजह से आपका लॉस भी इंपैक्ट हो रहा है और क्लेम भी इंपैक्ट हो रहा है, तो 2 नंबर तो कट ही जाएंगे. 3 भी कर सकते हैं. 7 नंबर का 3 तो ज्यादा है, 2 तो कट ही जाएंगे. 1/4 डेट्स क्या है? 1/4/21 से 31 मार्च 22. ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं लास्ट ईयर का जीपी निकालने के लिए. टू ओपनिंग स्टॉक 75,000,
टू परचेजेस 507,500, इसमें से क्या करेंगे हम, एबनॉर्मल आइटम 12,000 की लेस करेंगे। कितनी आ गई, 495,500, ठीक है। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। बाय सेल्स 630, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000, इसमें से भी हम एबनॉर्मल आइटम हटा देंगे। कितनी सर, 12,000 की एबनॉर्मल आइटम थी, उसमें से 50% राइट ऑफ हो गया, मतलब 6,000 राइट ऑफ हो गया, तो 6,000 की बची हुई है ना वो, तो 6,000 यहां से हटा देंगे। 98 टू जीपी 157,500, कोई नहीं, वो लगा लेना। जीपी रेशो बता दो 157,500 डिवाइडेड बाय 6,30,000, कितना परसेंट, 25%। ओके डन। सच सच बताना कितने बच्चों की यहीं तक ही गलती होगी है, हाँ कहाँ गलती है, एबनॉर्मल आइटम में गलती है, क्या गलती हुई है, एक मिनट, एक करके, एक करके हटाई ही नहीं वो, तो भाई फिर कॉन्सेप्ट क्या रहा है, तुमने क्या गलती करी, हटाई ही नहीं वो आइटम, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन क्या पड़ा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गलती, और ये बतानी है आपको, क्योंकि यहाँ तो गलती चल जाएंगी, एग्जाम में नहीं चलेंगी ना, पता होना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, मुझे ही पता होना चाहिए कहाँ गलती हो रही है, ठीक है भाई। एबनॉर्मल आइटम अगर तुमने हटाई ही नहीं तो क्वेश्चन की मेन चीज तो तुमने पढ़ी ही नहीं, फिर तो क्या क्वेश्चन बिना पढ़ी कर दिया, क्या जल्दबाजी में कर दिया, जल्दबाजी तो बचानी ही नहीं है बिल्कुल भी। यार 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर कम होते हैं क्या, 7 नंबर बहुत होते हैं, 33 में 7 जोड़ दोगे तो पास हो जाते हैं इंसान, ठीक है, तो 7 नंबर बहुत होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रह के काम करना है। 25%, और ऐसा चैप्टर उठा लिया मैंने जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छा आगे बताओ, मेमोरेंडम 1/4/22 से 30/9/22, टू ओपनिंग स्टॉक सही वाला लेना 98, टू परचेजेस 290, बाय सेल्स 368,100, इसमें से जो एबनॉर्मल आइटम हमने बेची है वो हटा दो। अच्छा सर वो कितनी है, देखो 12,000 की आइटम थी, इसका 3/4 मतलब 9,000, इसको 90% पे बेचा हमने 8100। अब ये जो ब्रैकेट की कैलकुलेशंस है ना, ये लिखते हो तो इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। मैं तो मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको लिख के दूंगा ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहेगी, लेकिन आप एग्जाम में लिखते हो तो अच्छा रहता है, नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है, ठीक है। मतलब आपका ये करने का तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम में, अच्छी प्रेजेंटेशन, कि आपको सारी चीजें क्लियर बतानी है उसे, आपको ये दिखाना है कि भाई मुझे पता है। अगर ये बिना आप इस चीज के लिखोगे ना तो फिर वो चीज सही नहीं लगेगी, आप क्लियरली एग्जाम को बता दो ताकि उसको कंफ्यूज ना होना पड़े। यार एक चीज बताओ, एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिलते, कम मिलते हैं पैसे, ठीक है, तो वो क्या करेगा सर, उसको जितनी उसको मेहनत थोड़ी ना करनी है, वो तो ये चाहता है कि मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, मेरे को ऐसा कॉपी आ जाए जिसमें मेरे को मेहनत ना करनी पड़े, सारी चीज क्लियर क्लियर दिखे, सजेस्टेड से मैच करे, मेरा काम हो जाए। अगर उसको आपके पेपर में मेहनत करनी पड़ रही है तो यानी कि उसका टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो आपके पेपर से क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, फिर वो ज्यादा दिमाग लगाएगा नहीं और काटना शुरू कर देगा। तो आपको उसका काम आसान करना है, उसको फायदा पहुंचाना है। उसको फायदा ऐसे पहुंचा सकते हो जब आपका पेपर साफ सुथरा होगा, क्लियर होगा, क्लैरिटी से आपने सारी चीजें बता रखी, तो उसको पेपर में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो वो मेहरबान हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। और ये होता है, इसको मतलब ऐसे मत लेना कि सर ऐसी मजाक में बोल रहे हैं, ये सच्चाई है, क्योंकि पेपर चेक करने के कुछ खास ज्यादा पैसे होते नहीं है। कट 25% 90,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया आपका कितना आ रहा है 118, ठीक है।
ये क्या आ गया, ये आ गया स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर, नॉर्मल आइटम का है ये। अब इसमें अब नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ सही वाली आइटम का है। ठीक है, अब लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। नॉर्मल 118 प्लस एबनॉर्मल आइटम। हाँ देखो ये कैसा ही सर, देखो 12,000 की आइटम थी, उसमें तो 3/4 तो बिक गई थी, 1/4 बची। लेकिन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1/4 भी आपको सेम प्राइस देगी, वुड ऑल्सो रियलाइज द सेम प्राइस। सेम प्राइस मतलब जितने में ऊपर वाली बिकी है, वो ऊपर वाली 90% में बिकी है, वो कह रहा है जो बची हुई आइटम है वो भी 90% ही देगी, तो यानी कि उसकी एनआरवी कितनी होगी, 90% होगी, तो 90% पे मैं उसे ले लूंगा। अगर वो बोलता वुड रियलाइज द ओरिजिनल कॉस्ट, पिछली क्लास में हमने देखा था कि ओरिजिनल कॉस्ट लिखा था, तो हमने 100% किया था कि जितनी वैल्यू कॉस्ट है वो दोबारा कॉस्ट पे आ गया वो आइटम। लेकिन अभी ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा सेम प्राइस देगी। सेम प्राइस मतलब जितना पहले वाली बिकी है उतना ही प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एनआरवी की कितनी रहेगी, 90% रहेगी। एनआरवी समझते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो 12,000 का 1/4 3,000, 3,000 का 90% 2700, तो ये आइटम भी चल गई। 1,20,700 ये आपका टोटल स्टॉक हो गया। इसमें से लेस करोगे स्टॉक साल्वेज्ड, 14,400, 1,06,300। ठीक है, दिस इज योर लॉस ऑफ स्टॉक। पॉलिसी अमाउंट इज नहीं दे रखा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम इज, जब पॉलिसी अमाउंट नहीं है तो इतना ही क्लेम मिल जाएगा, तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज 1,06,300। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 तक लॉस ऑफ स्टॉक है, उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन, फिर ये सारे लॉस ऑफ प्रॉफिट के हैं, फिर ये दोबारा नहीं अलग अलग भी हैं, इसलिए वो अलग से कर लेना। इसमें स्टडी मैट कवर है सारा, और भी क्वेश्चन है, स्टडी मैट पूरा कवर है इसमें। ठीक है, हाँ। अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मेसर्स बैड लक ट्रेडर्स ट्वाइस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2021-22। 2 बार आग लगी है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 बार आग लगी है, 2 बार कब कब लगी, एक लगी है 31 अगस्त 2021 को, और एक लगी है 30 नवंबर 2021 को। ठीक है, तो 21-22 में आग लगी है 2 बार, 31 अगस्त को भी और 30 नवंबर को भी। मुझे बताओ 2 बार आग लगी है तो क्लेम 2 बार मिलेगा या 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। जब ये पहली बार आग लगी तो पहली बार क्लेम ले लिया, हमें पहली बार ये थोड़ा ना पता होगा दूसरी बार भी आग लग जाएगी। जब पहली बार आग लगी तो पहली बार मिल जाएगा क्लेम, दूसरी बार आग लगी दूसरी बार भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कैच होता है, क्या कैच होता है, अगर मैंने मान लो 1 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो पहली बार तो मैं 1 लाख के हिसाब से अपना क्लेम फाइल कर दूंगा। अब दूसरी बार क्लेम लेने के लिए अगर मैंने दोबारा उस पॉलिसी को उतने अमाउंट से रिस्टोर करा लिया ताकि वो दोबारा 1 लाख तक की हो जाए, तो फिर मैं 1 लाख के हिसाब से अगली बार भी क्लेम फाइल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने पॉलिसी को दोबारा रिस्टोर नहीं कराया तो 1 लाख में से मैं जितने का क्लेम ले चुका हूं उतना माइनस होके अगली बार का क्लेम मिलेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो आपकी पॉलिसी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग से पॉलिसी 1 लाख की चलती आ रही है। अब एक बार आग लगी 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त को मैंने लेट से 50,000 का क्लेम कर दिया फाइल। ठीक है, तो अब 50,000 का क्लेम फाइल हो गया, तो मेरे को एक्चुअली में करना क्या चाहिए था, मुझे और प्रीमियम पे करके इस पॉलिसी को दोबारा 1 लाख पे लाना चाहिए था। अगर तो ऐसा कर दिया तो जब दोबारा आग लगेगी 30 नवंबर को
तो आप 1 लाख के हिसाब से क्लेम फाइल कर सकते हो। अगर आपने प्रीमियम पे करके पॉलिसी को दोबारा रीस्टोर कर दिया बेसिकली, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 30 नवंबर को जब आपको क्लेम मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी तो ये कहेगी ना कि भाई तुमने पॉलिसी रीस्टोर तो कराई नहीं है, तो 1 लाख में से 50,000 का तुमने क्लेम ले लिया है, तो अब यहां पर तुम्हें 50 के हिसाब से क्लेम मिलेगा। मतलब बेसिकली मेरा पॉलिसी अमाउंट यहां पर 50,000 ही रह जाएगा, कहने का मतलब ये, क्योंकि 1 लाख की पॉलिसी में से 50,000 तुम यूज कर चुके, तो अगली बार जो पॉलिसी अमाउंट है वो तो 50 ही रहेगा अगर तुमने उसे रिस्टोर नहीं कराया तो। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट इस क्वेश्चन में है। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आता है क्या कह रहा हूं मैं? वो देखते हैं, एवरेज क्लॉज तो लगेगा ही। हाँ वो तो लगेगा। मैं बता रहा हूँ कि पॉलिसी अमाउंट पे क्या इंपैक्ट आएगा। एवरेज क्लॉज तो उसके बाद की बात है ना, पॉलिसी अमाउंट आपको पता लग गया फिर एवरेज क्लॉज लगा लेना। ठीक है, आपने क्लेम तो जिस हिसाब से फाइल किया उतना अमाउंट ही तो पॉलिसी से रिड्यूस होगा आपका। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन पे आने दो, ये तो मैंने आपको समझाया है। मेन बात बताइए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द क्लेम टू बी लॉज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑन द अफोरमेंशन्ड डेट। ठीक है, क्लेम निकालना है आपको। पहला, द स्टॉक ऑन 31 मार्च 21 को दे रखा आपको स्टॉक कितना, 59,000 का। परचेज दे रखी है 1/4/21 से 31 अगस्त 21 तक की। 2 बार क्लेम फाइल हुआ ना, एक 31 अगस्त को आंक लगी, एक 30 कब लगी है, 30 नवंबर को। तो कह रहा है पहले 1/4 से 31 अगस्त तक का आपको डेटा दे दिया, उससे आपके पास 31 अगस्त तक का स्टॉक आ जाएगा। फिर अगर मैं 31 अगस्त के बाद यानी कि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक का डेटा दे दूं तो फिर 30 नवंबर का स्टॉक आ जाएगा। मतलब 2 बार मेमोरेंडम बनेंगे। ठीक है, तो 1/4/21 से 31 अगस्त तक की परचेज है 345। ठीक है, फिर परचेज दे रही है 1 सितंबर 21 से 30 नवंबर 21 तक की 1,90,000। ऑब्वियसली 31 अगस्त तक का आ जाएगा हमारे पास। फिर 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से 30 नवंबर तक का डेटा दे दिया, सो दैट 30 नवंबर का निकल जाए मेरे पास 190, ऑफ विच गुड्स कॉस्टिंग 45,000 वर रिसीव्ड ऑन 10 दिसंबर। अरे ये क्या पॉइंट है, वो कह रहा 190 की परचेज है, लेकिन इसमें से 45,000 का सामान तो 10 दिसंबर को आया मेरे पास, आया ही नहीं है सामान। अगर आया ही नहीं है तो आंख भी नहीं लगी होगी, तो एक तरीके से गुड्स इन ट्रांजिट है ये। तो गुड्स इन ट्रांजिट है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने ट्रेडिंग से हटाना चाहिए। तो 2 तरीके, या तो परचेज में से माइनस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, क्योंकि जो सामान रास्ते में ही है तो उस पर फायर तो लगी नहीं होगी। हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहे हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बना रहे हैं कि फिजिकली मेरे पास सामान कितना है, फिजिकली मेरे पास स्टॉक कितना है, यही निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम, कोई फाइनल अकाउंट यहां थोड़ी ना बना रहे। ठीक है, ऐसी सेल दे रखी है आपको 1/4/21 से 31 अगस्त तक की 471। फिर सेल दे रखी है आपको 1 सितंबर 21 से 30 नवंबर 21 तक की 225 की। वो कह रहा है इस सेल में एक फर्नीचर की सेल इंक्लूडेड है। क्या फर्नीचर हमारी गुड्स है, वो तो एसेट होता है, तो उसे सेल में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतने की टाइमलाइन बनाना चाहूंगा मैं क्योंकि डेटा बहुत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ, टाइमलाइन जरूर बनाओ। अभी 1/4/21, 31/3/22। क्या हाँ हाँ, एवरेज क्लॉज तो हर बार ही लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम तो देगी नहीं, वो तो प्रोपोर्शनेट करके ही क्लेम देगी, तो एवरेज क्लॉज तो लगेगा हर बार। एक डेट ऑफ फायर है 31 अगस्त की, 31 अगस्त 21, और एक डेट ऑफ फायर है मान लो ये DOF 2, ये DOF 1 होगी, ये DOF 2 होगी 30/11 30/11/21। अब डेटा डाल दो यहां पर। सबसे पहले आपको दे रखा है स्टॉक 31/3/21 59,000, मतलब 1/4/21 का स्टॉक 59,000। उसके बाद दे रखा है 1/4/21 से 31 अगस्त तक की परचेज, 1/4/21 से 31 अगस्त, मतलब यहां पर परचेज 345। उसके बाद परचेज दे रखी है 1 सितंबर से 30 नवंबर तक की, मतलब यहां से यहां तक की परचेज 190। लेकिन वो कह रहा है इस परचेज में से
कुछ सामान था 45 का, वो 10 दिसंबर को आया, तो 45,000 लेस कर देना, बिकॉज दिस इज गुड्स इन ट्रांजिट। ये पॉइंट समझ में आ रहा है गुड्स इन ट्रांजिट वाला? क्यों लेस कर रहा हूं? जब सामान ही नहीं आया तो मैं अपने गोडाउन में तो मेरे सामान रहेगा नहीं, आग थोड़ी ना लग जाएगी उसके ऊपर, तो उसको मैं परचेज में हटाना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाता तो ये मेरी परचेज का पार्ट ही रहता, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट मेरा ही सामान है, तो वो मैं अपनी परचेज में इंक्लूड कर लेता। लेकिन यहां मैं नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहा, यहां पर मैं इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं कि एज ऑन द डेट ऑफ फायर गोडाउन में फिजिकली कितना स्टॉक था, तो जो सामान आया ही नहीं मेरे पास तो वो तो हटेगा ना। तो ऑब्जेक्टिव समझ लेना, क्यों बना रहे ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग अकाउंट बना ही क्यों रहे हैं, बना इसलिए रहे ताकि गोडाउन में कितना सामान था वो मुझे पता लग जाए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। सेल दे रखी है 1/4 से 31 अगस्त तक की 471, तो यहां पर सेल्स होगी 471। फिर सेल दे रखी है आपको 1 सितंबर से 30 नवंबर तक की 225, यहां पर सेल दे रखी है 225, लेकिन इसमें एक फर्नीचर सेल इंक्लूडेड है 27,000, ये हटा देना। सर क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि फर्नीचर जो है हमारा एसेट होता है, वो स्टॉक तो होता ही नहीं है, तो उसकी सेल हमारी सेल का पार्ट बनेगी ही नहीं, वो तो फाइनल अकाउंट्स में ये एरर हो गया ना एक तरीके से, तो इस एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं। आगे देखो, द कंपनी अर्न्स स्टेडी रेट ऑफ जीपी एट 20% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 21, ठीक है। वो कह रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर 21, मतलब 1/4/21 तक हमारा जो जीपी रेट था, मतलब 20-21 में हमारा जो जीपी रेट था वो 20% था, मतलब यहां पर जो जीपी रेट है वो है 20%। अगर कुछ नहीं कह रहा होता, वैसे कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, अगर कुछ नहीं होता तो यही 20% में यूज करता चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंगा क्या है? हाउ एवर द सेलिंग प्राइस वॉज रेज्ड बाय 20% फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। वो कह रहा है अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, क्या जीपी पे इंपैक्ट आएगा? ऑब्वियसली जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो जीपी पे भी इंपैक्ट आएगा। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, न्यू जीपी रेशो पहले देख लो। न्यू जीपी रेशो कौन से साल की? 21-22 की। ये 20-21 हो गया, ये 21-22 हो गया। अच्छा 20-21 में जीपी रेशो क्या है? ये बता आपको, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी, ठीक है। 20% है जीपी रेशो 20-21 में, तो 20% जीपी रेशो का मतलब क्या हुआ? अगर सेल 100 रुपए है तो जीपी है 20 रुपीज, तो कॉस्ट कितनी होगी? 80 रुपए। क्या ये समझ में आता है? जीपी रेशो 20-21 में 20% है, तो मतलब अगर सेल 100 रुपए है तो जीपी है 20%, 20 रुपीज, तो कॉस्ट कितनी होगी? 80 रुपए। इस साल क्या कह रहे हैं? इस साल क्या कह रहे हैं? हाँ ध्यान से, इस साल कह रहा है सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा, तो सेलिंग प्राइस 100 की जगह कितना हो गया होगा? 120। क्या कॉस्ट में कोई चेंज आया है? तो कॉस्ट तो सेम ही रहेगी ना, 80 रुपए। प्रॉफिट कितना हो गया? 40 रुपीज। तो जीपी रेशो नई कितनी होगी? 40% कहां से होगी? 30% भी नहीं होगी। 40/120 1/3 33.33% होगी। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में। देखो दोबारा, ये बॉटल है, लास्ट ईयर तक ये बॉटल 80 रुपए की खरीदता था मैं, 100 रुपए की बेचता था, मतलब पर बॉटल 20 रुपए कमाता था। लेकिन इस साल से क्या हुआ? बॉटल अभी भी 80 की खरीद रहा हूं, लेकिन मैंने अपना प्राइस 100 की जगह 120 कर दिया, तो मतलब मैंने ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया ना। पहले मैं 20 रुपए कमाता था, अब मैं उस बॉटल पे 40 रुपए कमा रहा हूं। तो पहले मेरा जीपी रेशो 20% है, तो अब ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 33.33%, मतलब 1/3, ठीक है। तो अब जो मैं जीपी रेशो यूज करूंगा, कितना यूज करना है मुझे? 1/3 यूज करना है। क्या ये पॉइंट समझ में है? तो जीपी रेशो मुझे इस साल में कितना यूज करना है? 1/3 यूज करना है। एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, ये नया पॉइंट था। नाउ वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स साल्वेज्ड 30,000 एंड 2,000 ऑन 31 अगस्त एंड 30 नवंबर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कि भाई 31 अगस्त को साल्वेज स्टॉक है 30,000 का, और यहां पर साल्वेज स्टॉक है 2,000 का, ओके। अब द फर्म हैड टेकन आउट फायर इंश्योरेंस पॉलिसी
ऑफ 45,000 ऑन 1/4/21, पहले से 45,000 की पॉलिसी चल रही है, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग क्लेम फॉर 31 अगस्त 21 नो एडिशनल प्रीमियम वॉज पेड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू इट्स ओरिजिनल अमाउंट। अगर 45,000 की पॉलिसी चल रही थी, 31 अगस्त को क्लेम फाइल करने के बाद उसने कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं किया पॉलिसी को 45,000 तक दोबारा लाने के लिए, तो अब जो 30 नवंबर को क्लेम फाइल किया जाएगा तो 45 में से जितना यूटिलाइज हो गया उतना हटा दो, बैलेंस के हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, जो मैंने आपको पहले वाली बात बताई थी ना कि भाई 1 लाख थी उसे रिस्टोर नहीं कराया, वो ये वाला पॉइंट दे दिया आपको कि भाई 45,000 की पॉलिसी थी। दोबारा लाइन पढ़ लो। द फर्म हैड टेकन आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 45,000 ऑन 1/4/21, पहले से 1/4/21 पे 45 की पॉलिसी थी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 30 अगस्त। मतलब यहां पर जो मेरा पॉलिसी अमाउंट है वो है 45 के, ठीक है। इसको मैंने पहले यहां यूटिलाइज कर लिया। अब मुझे करना क्या चाहिए था सर, यहां पर मुझे कुछ प्रीमियम पे करना चाहिए था सो दैट पॉलिसी अमाउंट दोबारा 45 हो जाए, लेकिन मैंने नया प्रीमियम पे नहीं किया। तो अब जितना बैलेंस बच गया उसके हिसाब से तो यहां क्लेम फाइल हुआ। जब तुमने यूज कर लिया तो इंश्योरेंस कंपनी दोबारा उतने का थोड़ी ना तुम्हें दे देगी, वो कहेगी इतना तो तुम यूज कर चुके, अब बैलेंस के हिसाब से तो आपको क्लेम मिलेगा, या तो प्रीमियम भरते। हाँ, तुम ज्यादा का प्रीमियम देके आपका पॉलिसी अमाउंट बढ़ जाता। अगर आप पहले से ही जितना प्रीमियम पे करे थे उससे डबल प्रीमियम पे करके आप ये कहते हैं कि नहीं मैं 45 नहीं, अब तो मैं 1 लाख के हिसाब से प्रीमियम पे करूंगा, तो आपको फिर या 30 नवंबर को 1 लाख के हिसाब से क्लेम मिलता। एवरेज क्लॉज तो लगेगा, वो तो अलग चीज है, मैं पॉलिसी अमाउंट की बात कर रहा हूं। पॉलिसी अमाउंट आपका चेंज हो जाता, ठीक है, लेकिन उसने कोई नया प्रीमियम पे किया ही नहीं है, तो पॉलिसी अमाउंट जितनी थी, जितना यूटिलाइज कर लिया, जो बैलेंस बच गया उसके हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने क्वेश्चन की पूरी समरी बना दी है। वैसे आप ये क्वेश्चन अब दिमाग लगा के कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना, 2 बार मेमोरेंडम ही तो बनाना है, लेकिन एक पॉइंट इसमें अभी आएगा, देखते हैं गलती करते हो नहीं करते। करो एक बार, ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूं यहां पर, लेकिन कोशिश करना कि आप मेरा आंसर ना देखो, मैं देखता हूं कि गलती कहां हो रही है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, मेमोरेंडम पहले कहां से कहां तक का? अच्छा, क्या लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है इसमें? 20-21 का नहीं बनाना, क्योंकि जीबी रेशो ने निकाल लिया। अगर जीबी रेशो नहीं होती, लास्ट ईयर का डेटा तेरे को, तो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना पड़ता, लेकिन वो ऑलरेडी इतना बड़ा क्वेश्चन है तो दे नहीं रखा उसने वहां पर। 1/4/21 से 30 अगस्त तक का बना रहा हूं मैं। 30 अगस्त, 30 नहीं 31 होनी चाहिए ना, 31 अगस्त। अब ऐसे जून में अटेम्प्ट कौन कौन दे रहा है? अच्छा, सारे जून की दे रहे हो, सिंगल ग्रुप। कोई ऐसा भी है जो दिसंबर में बोथ ग्रुप प्लान कर रहा हो? 1 2 3, ठीक है। ठीक है, पर ग्रुप 2 भी शुरू करना मत, ग्रुप 2 ग्रुप 1 के बाद ही शुरू करना। पहले जून तक, मतलब जब भी हमारा ग्रुप 1 खत्म होगा ना, उसके बाद ही ग्रुप 2 करना। और जो लोग भी ग्रुप 1 दे रहे हैं जून में, जैसे ही ग्रुप 1 खत्म होगा ग्रुप 2 की क्लास हो जाएगी स्टार्ट, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। जब एग्जाम टाइम आएगा तब आप बीच में गैप ले लेना, लेकिन स्टार्ट कर देना क्लासेस। नहीं तो क्या होगा ना, एग्जाम के बाद स्टार्ट करोगे तो टाइम नहीं बचेगा, फिर वो प्रिपरेशन होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर देना। टू ओपनिंग स्टॉक, $59, 2 परचेजेस, परचेज 345। अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे। बाय सेल्स 471, 2 GP, कितना लूं? 1/3। नया ही तो बनाना है हमें, पुराना क्यों बनाना है? 2 बनाएंगे, एक यहां से यहां तक का, फिर उसके अगला।
अभी तो मैं पहले ही बना रहा हूँ, 1/4/21 से 31 अगस्त तक का। 157, तो स्टॉक कितना आ गया? देख रहा हूँ, 90, 88 कैसे आ रहा है? 90, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ, पहले ये वाला क्लेम फाइल कर देते हैं ना पूरा, फिर अगला कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक एज ऑन 31 अगस्त 21, या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर भी लिख सकते हो। कितना स्टॉक था? 90 लेस साल्वेज्ड। यहां कितना स्टॉक साल्वेज्ड है? 30,000 का आपने बचा लिया, तो लॉस ऑफ स्टॉक इज 60। क्लेम कि 90 पे 45 का ले रखा आपने, इंटू 60 कितना हो गया? 30,000 का क्लेम मिला। ये 30,000 का क्लेम हमें कब मिल गया? 31 अगस्त को हमने फाइल कर दिया। अब जब मैं 30 नवंबर को पॉलिसी अमाउंट देखूंगा तो 45 में से 30 यूज हो गया ना, तो 15,000 के हिसाब से क्लेम फाइल होगा। अगर प्रीमियम पे कर देता वो प्रॉपर, वही 45 रिस्टोर हो जाता, फिर 45 के हिसाब से ही लगता। तो अब एवरेज क्लॉज जब लगेगा नेक्स्ट वाले क्लेम में, तो 15 के हिसाब से लगेगा, 45 की जगह। ये वाला पॉइंट समझ गए? अब मेमोरेंडम बनाऊं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/9/21 से 30/11/21, मतलब सर 1/9/21 से 30/11/21 तक का मेमोरेंडम बनाना है मुझे, सो दैट 30/11 को कितना स्टॉक था वो पता लग जाए। उसके लिए 2 ओपनिंग स्टॉक, ये कौन सा ओपनिंग स्टॉक है? कि सर 1 सितंबर को हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक था? कितना स्टॉक था हमारा सितंबर, 1 सितंबर को हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक था? 90,000 नहीं आएगी? 90,000 प्लस 30। हाँ गुड, कि सर यहाँ ओपनिंग स्टॉक 30 आएगा। अब ज्यादातर बच्चे गलती क्या करेंगे, फ्लो में 90 लिखाएंगे। 90 नहीं है यार, 90 का तो स्टॉक था, उसमें से जल भी तो गया, जो बचा हुआ स्टॉक है वही तो ओपनिंग होगा। बचा हुआ कितना है? 30,000, तो 30,000 रहेगा। सर ये जीरो भी हो सकता था, अगर कुछ भी स्टॉक साल्वेज नहीं होता तो यहाँ 1/9 को जीरो स्टॉक होता। नहीं समझे यार, 31 अगस्त को मेरे गोडाउन में 90,000 का स्टॉक था, ठीक है, आग लग गई। अगर आग लग के कुछ भी नहीं बचता तो 1 सितंबर को तो जीरो स्टॉक होता ना ओपनिंग। लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि भी 30,000 का स्टॉक बचा लिया, तो 1 सितंबर को गोडाउन में ओपनिंग में 30,000 का तो स्टॉक रहेगा ना, तो 30,000 आएगा या 90 नहीं आएगा? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक इज 30,000। ये 30,000 कहां से आया? स्टॉक साल्वेज जो पुराने वाला था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है। टू परचेज, परचेज 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 190 माइनस 45 कर देना, लेस कर दो इन ट्रांजिट। $145 बाय सेल्स 225 माइनस 27, माइनस क्या थी ये? सेल ऑफ फर्नीचर था ना, सेल ऑफ फर्नीचर 198,
ठीक है, 2 GP 198 का 1/3 66 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा है 40 43 लॉस ऑफ स्टॉक स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 43 माइनस स्टॉक salvaged 2041 लॉस ऑफ क्लेम कि सर 43 के स्टॉक पे अब मेरे पास सिर्फ 15,000 का क्लेम है, 15,000 का पॉलिसी है, सॉरी नुकसान हुआ है 41 का, तो कितना मिलेगा 1430 ठीक है, जो भी है 1430 इतने का क्लेम मिलेगा। ठीक है, हेलो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या 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 किसकी? किसने? मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। चलो अभी मैं अभी क्लास में हूँ, ठीक है, क्लास में हूँ, क्लास में ठीक है। नेक्स्ट 8 तो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट का है, ठीक है। अब देखो और कौन से रह गए थे पीछे, 5th रह गया था ना, 5th पे आ जाओ। 5th ऑन 1/4/21 क्लियर है ना पिछले वाला क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ऑन 1/4/21 द गोडाउन ऑफ वाई लिमिटेड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग। स्टॉक ऑन 1/1/21 75, स्टॉक ऑन 31/12/21 80, परचेज 21 की 310, सेल दे रखी है 2021 की 4 लाख, परचेज 1/1/22 से डेट ऑफ फायर इज 1/4, अरे नहीं 1/4/22 होगा, 1/4/22 है, ठीक है, ये डेट ऑफ फायर इज 1/4/22, ठीक कर लो इसे, 1/4/22 होगा। तो परचेज है 1/1/21 से 1/4/22 तक की 75, फिर ऐसे सेल दे रखी है 1/1/22 से डेट ऑफ फायर 1/4/22 तक की 1 लाख, ठीक है, ध्यान से 1/4/22 होगा ना, 1/1/22 से 1/4/22, 1/1/22 से 1/4/22 हो गया ना, 21 तो पिछला साल हो गया, तो ये कैलेंडर ईयर है। हाँ लास्ट ईयर क्या हुआ, 1/1/21 से 31/12/21, फिर 1/1/22 आया, फिर 1/1/22 से 1/4/22, ठीक है, इसे टाइमलाइन बना लिया करो। ये 1/1/21 हुआ, ये 31/12/21 हुआ, ठीक है, यहाँ फिर 1/1/22 स्टार्ट होगा, और ये हो गया आपका 1/4/22, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ फायर रहेगी। ध्यान से, इन वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21 मतलब इस 80,000 के स्टॉक की बात कर रहा है,
5,000 वॉज रिटर्न ऑफ, ध्यान से 5,000 वॉज रिटर्न ऑफ हुज कॉस्ट वॉज 4,800। ओले वो कह रहे एक सामान था 4800 का, उसमें से 5,000 ही राइट ऑफ कर दिए, मतलब 200 तो फालतू राइट ऑफ कर दिए, 200 तो फालतू राइट ऑफ कर दिए। मैक्सिमम तो 4,800 ही राइट ऑफ कर सकता था, लेकिन 200 फालतू राइट ऑफ कर दिया। अब मुझे कैसे ठीक करना पड़ेगा? सब परचेज में तो 4,800 लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक में से कितना लेस करूं? हाँ, कितना प्लस करूं? 200 रुपए। समझो ना मेरी बात, इसको ऐसे रटना मत। देखो 4,800 की आइटम थी, उसमें से मैंने 5,000 राइट ऑफ कर दिए। 4,800 की बोतल थी, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया 200 रुपए और एक्स्ट्रा रिड्यूस कर दिया, तो मतलब मेरा मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 200 रुपए से अंडर वैल्यूड है ना, तो मुझे ठीक करने के लिए उसे 200 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। 4800 तो लेस ऑलरेडी हो ही गए, उल्टा मैं 200 रुपए और क्या करूंगा, जो मैंने फालतू लेस कर रखे हैं वो बढ़ा दूंगा, बस हो गया काम। भाई यही पॉइंट है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे तो वही है नॉर्मल जो हम आगे करते आ रहे हैं। पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2400, मतलब इस 4,800 में से 2400 की आइटम जो थी वो 400 के लॉस में बिक गई, 2,000 में बिक गई, तो अब नॉर्मल सेल है, सेल में से हटा देना। स्टॉक साल्वेज्ड 5,000 का हुआ एंड गो डाउन एंड द कॉस्ट ऑफ विच वॉज फुली इंश्योर्ड, ठीक है। इंडिकेट द अबव क्लेम, इंडिकेट फ्रॉम द अबव अमाउंट क्लेम टू बी मेड, ठीक है। अच्छा 4,800 में 2,400 की तो बिक गई, बची जो 2,400 रुपए है, कुछ नहीं कह रहा था, वो एज इट इज है, अभी भी वैसी की वैसी है। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं देखो लैंग्वेज है, देखो पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन 22 एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2,400, वो कह रहा कुछ आइटम जो 2,400 वाली थी उसको हमने 400 के लॉस में बेचा, यानी कि 2,000 में बेचा। वो ये नहीं कह रहा कि 2,800 की आइटम, फिर वो 2,800 लिखता है यहां पर, वो कह रहा कुछ पार्ट था 2,400 वाला, उसको हमने 400 के लॉस में बेचा। इसको देखो कॉमा लगा हुआ है इधर, 400 के बाद एट 2,400 लिखा है, यानी कि पार्ट ऑफ दिस स्टॉक वॉज सोल्ड इन 2022 एट अ लॉस ऑफ 400 एट 2,400। यहां से भी पढ़ सकते हो कि पार्ट है जो 2,400 का है वो 400 के लॉस में बिका, ठीक है। और बाकी जो 2,400 का वो एज इट इज है, दोबारा के दोबारा हम उसको अब नॉर्मल आइटम करके क्लेम में ऐड करेंगे, ठीक है। कर सकते हो क्वेश्चन? यस सर, हो जाएगा। करो। क्वेश्चन 5 था ना, क्या लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनेगा? बनाना पड़ेगा जीपी रेशियो निकालने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट 1,4 1,4 नहीं है सॉरी, 1,1 है। ओपनिंग स्टॉक 75, इसमें कोई गलती नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 31/12/21 80,000, अस्सी, इसमें ऐड करेंगे अंडर वैल्यूड आइटम 5,000 माइनस 4,800, 200 ऐड कर दूंगा, यानी कि 80 200 का स्टॉक हुआ ना। टू परचेज 310 में से एबनॉर्मल आइटम 4,800 की लेस, सेल 4 लाख, जीपी कितना आ रहा है? जीपी 1 लाख आ रहा है पूरा।
जीपी रेशो 25%. 25. Yes. मेमोरेंडम, एक 1/22 से 1/4/22. ओपनिंग स्टॉक 80-200. परचेज 75 और 1 लाख. परचेज 75. सेल्स 1 लाख है, लेकिन इसमें से एबनॉर्मल आइटम हटा दो. सर 2400 के आइटम को 400 के लॉस में बेचा है. 98. जीपी 245. हाँ 98 का 25%. 24,500 बाय क्लोजिंग स्टॉक. कितना आ रहा है? 81,700 ऐसे कुछ थी. 81,700. वन 7,900. लॉस ऑफ स्टॉक 79,100. क्लेम भी सेम ही होगा. पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखा क्वेश्चन में. नहीं सर. प्लस एबनॉर्मल आइटम. नॉर्मल आइटम. सर 4800 में से 2400 के आइटम तो बिक गई थी ना. 2400. तो अब कुछ नहीं कह रहा तो मान के चलेंगे अभी भी वो उतने की ही दोबारा हो गई है, क्योंकि हम अपने हिसाब से कोई एजम्पशन नहीं लगा सकते. कितना आएगा? 84,100. साल्वेज्ड 5,000. 5,000. ठीक है. हो गया? कोई डाउट किसी को? कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ बताओ. इससे पहले वाले क्वेश्चन में डाउट है? पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? हाँ पहले में बताओ क्या डाउट है. 15,000 कहां से आया? देखो 15,000 यहां से आया. हमारे पास 45,000 की पॉलिसी थी, ओरिजिनल पॉलिसी. लेस हमने कितने का क्लेम ले लिया पहले ही? 30,000 का क्लेम ले लिया. ऑलरेडी क्लेम्ड. तो बैलेंस कितनी बची? 15,000 की. उसी के हिसाब से तो क्लेम फाइल होगा. ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं किया ताकि पॉलिसी को दोबारा 45 पे लेके आया जा सके. तो इस वजह से 45 में से 30,000 जो हम क्लेम कर चुके तो बाकी बची 15,000. तो 15,000 के हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा. अगर वो पॉलिसी पे प्रीमियम पे कर देता तो पॉलिसी दोबारा वही 45,000 की आ जाती. उस हिसाब से फिर 45 ही आते हैं. ठीक है.
नॉर्मली जो क्वेश्चन करते थे तो एवरेज जोत लगा के कब तक निकलता है, उसमें 2 बार आग लगी तो ऑलमोस्ट जिसका इंश्योरेंस किया उतने का वो भी मिल गया। तो ऐसा रियल लाइफ में होता हो कि क्या कहते हैं सेकंड टाइम पे जानबूझ के आग लगा दो? देखो जानबूझ के तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ करते हैं लोग ऐसा। ठीक है, जब उनको लगता है ना, ये कब करते हैं लोग, इसमें क्या चालाकी खेलते हैं लोग, एक मिनट बातें नहीं, इसमें लोग ऐसे चालाकी खेलते हैं जब उनको लगता है ना कि स्टॉक बिक तो रहा नहीं है, बेचने से ज्यादा फायदा मुझे क्लेम लेने पे हो जाएगा, तो वो आग लगा देते हैं। हाँ, वो तब करते हैं जब उनको लगता है कि स्टॉक बिक नहीं रहा, आउटडेट हो चुका है, ठीक है, उससे बेटर है कि नुकसान होके जल जाए, क्लेम मिल जाए, वो ज्यादा बेटर है, तो क्लेम आग लगा देते हैं। लेकिन आजकल इंश्योरेंस कंपनी भी बेवकूफ नहीं है, वो इंस्पेक्शन करती है, इंस्पेक्शन में इतना सा भी हिंट मिल जाए ना कि जान के किया है, पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, 1 रुपया नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस क्लेम ऐसे कोई आसान चीज नहीं है, उसमें प्रॉपर सर्वे होते हैं। क्या बताना था आपको? 50 बार क्लेम पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चंस में 2 ही है, 200 पर तो आएगा नहीं, 3 भी आ जाए हम तो 3 भी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 3 का डेटा है, हम 3 भी कर देंगे, बस ऑब्वियसली 200 पर देगा नहीं ना, वो 7 नंबर का तो क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्या ही देगा। और 2 का भी एक ही क्वेश्चन है, और कोई है भी नहीं। चलो अब हम आते हैं, अब हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं 1 और 2 बचे हैं स्टार्टिंग के, बाकी सारे हो गए ना, एक बार नजर लगा लो, 7th तक सारे हो गए ना हमारे, 1 और 2 को छोड़कर 7 तक सारे हो गए ना, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट बचा ऐसे फर्स्ट भी हो ही गया था। 12th क्वेश्चन होमवर्क में डाल लो, 12 डाल लो होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। वो कह रहा है 2020 में कुछ 20,000 का सामान हमने खरीदा था जिसको अब 12,000 पे वैल्यू किया है, तो कैसे ठीक करोगे? से 20,000 का सामान खरीदा था 2020 में जिसको हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय 12,000 पे वैल्यू किया, तो पहले तो 20,000 परचेज में से 20,000 लेस और स्टॉक में से कितना लेस होगा? अरे 12 ही तो लेस होगा भाई। पहले क्वेश्चन में होता था कि उसको इतना % रिड्यूस किया, यहां वो परसेंटेज ना देके उसने बोल दिया कि इतने में वैल्यू किया, तो जितने में वैल्यू किया उतना ही तो हटाओगे, क्योंकि उतने की तो एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल को माइनस करो तो एबनॉर्मल आइटम 12,000 की तो रहेगी ना, तो उतने में हटा देना, दैट्स इट। बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल है। तो ये हाफ ऑफ दिस स्टॉक ये 20,000 का हाफ सोल्ड हुआ है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा लगा लेना, 1-2 पॉइंट्स हैं इसमें। 11th करते हैं, 11th। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक विद इंश्योरेंस कंपनी बी लिमिटेड। ओके, परचेज फॉर द ईयर 2021 915, सेल फॉर द ईयर 2021 12 लाख, परचेज 1/1/22 से 30 जून 22, 30 जून 22, डेट ऑफ फायर कहां है? हाँ तो यही होगी, 30 जून 22 दे रखा है, तो यही हम मान लेते हैं डेट ऑफ फायर, ठीक है। तो डेट ऑफ फायर इज 30 जून, ठीक है, तो 30 जून 22 तक की परचेज है इतनी, सेल 1/1/12 नहीं है 22 है, 1/1/22 से 30 जून 22 तक की 990, स्टॉक 1/1/21 पे इतना, 1/1/22 पे इतना। यू आर इन्फॉर्म दैट इन 2022 द परचेज प्राइस रेज्ड बाय 20% अबव द लेवल प्रिवेलिंग इन 2021। वो कह रहा है 2022 में हमारे परचेज प्राइस 20% बढ़ गए, 2022 में सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी रेशियो चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। साल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक 20,000 है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 148,750 टू कवर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर।
ठीक है, नॉर्मल है, बस जीबी रेशियो चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें परचेज वाले का कोई भी है ना। परचेज की पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, परचेज को सेम ही रखा था ना, सेलिंग प्राइस पे चेंज किया था, परचेज भी चेंज हो गई, सेलिंग प्राइस भी चेंज हो गया, तो जीबी रेशियो चेंज हो जाएगी। तो पहले यही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वर्किंग नोट, न्यू जीपी रेशियो कौन से साल की, 2022 की। 2021 में डेटा क्या था, 22 में डेटा क्या था, देखो सेल्स कॉस्ट जीपी जीपी रेशियो, लेकिन उसके लिए मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा 21 का, उसके बिना तो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे लगा जीपी रेशियो है नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं पहले। ट्रेडिंग अकाउंट 1/1/21 से 31/12/21। टू ओपनिंग स्टॉक 135, क्लोजिंग इज 150। ठीक है, 135 ओपनिंग टू परचेज, परचेज कितना 915, सेल है 12 लाख। ठीक है, 915 बाय सेल्स 12 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 जीपी, क्लोजिंग स्टॉक इज 150। जीपी जीपी कितना आ रहा है, पूरा 3 लाख, 1/4, 25% हो गया, तो जीपी रेशियो इज 25%। ओके, जब परचेज प्राइस बढ़ी है तो उसके हिसाब से तो कॉस्ट में भी चेंज आएगा। हाँ हो गया यहां तक। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जीपी रेशियो है 25%, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर सेल 100 रुपए है तो जीपी कितना है 25 रुपीज, तो कॉस्ट कितनी होगी 75। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो कह रहा है इस साल में एक तो परचेज प्राइस 20% बढ़ गया पिछले साल के कंपैरिजन में, और सेलिंग प्राइस जो है वो 10% बढ़ गया पिछले साल के कंपैरिजन में। परचेज प्राइस 20% बढ़ गया, तो 75 की जगह वो कितना हो गया, 75 प्लस 20% 90 हो गया। सेलिंग प्राइस 10% बढ़ गया, तो 100 की जगह कितना हो गया 110 हो गया, तो जीबी कितना हो गया 20। जीबी रेशियो क्या होगा 20/110। ठीक है, तो 2/11 कह सकता हूं, पॉइंट्स मत लिया करो, फ्रैक्शन में ले लिया करो जहां पॉइंट्स आ रहा है, तो 2/11 कह सकता हूं। अरे बोलो ये समझ में आ रहा है, तो यही तो करना है चेंज। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, कॉस्ट एज इट इज थी, सिर्फ प्राइस चेंज किया तो जीपी रेशियो आ गया। अब कॉस्ट भी बदल गई, प्राइस भी बदल गया, तो जीपी रेशियो दोबारा चेंज है। ठीक है, अब बना लो मेमोरेंडम, कुछ भी नहीं है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एक कब से कब तक का है, 1/1/22 से 30/6/22।
टू ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक 150, परचेज 8 लाख, सेल 990, परचेज 8 लाख, सेल्स इज 990, जीपी 2/11, $180 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? अब तुम कर गए हो गलती। कहां गलती कर गए हो? सब कुछ ठीक है, यहां गलती कर दी। बताओगे क्या गलती कर दी? 20% ऐड नहीं किया। एक चीज बताओ, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? इस साल परचेज कॉस्ट भी बढ़ गई, सेलिंग प्राइस भी बढ़ गया। जब सब चीजें बढ़ गई, ये ऑलरेडी बढ़ी हुई है, ये इस साल की परचेज है, ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, इस साल की सेल है, ठीक है। जीपी रेशो बढ़े हुए के हिसाब से निकाला, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़े हुए के हिसाब से आएगा, तो सर ये भी तो बढ़ा दो, तभी तो सब कुछ बराबर होगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी तो 20% बढ़ाओगे, क्योंकि इस साल की कॉस्ट अगर बढ़ गई तो सर कॉस्ट में तो ओपनिंग स्टॉक भी आएगा ना। सीओजीएस में ओपनिंग स्टॉक भी तो आता है, तो ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं बढ़ाया? ओपनिंग स्टॉक तो पुराना ही ले लिया, बाकी सब कुछ बढ़ा हुआ ले लिया, तो गलत निकलेगा यार। जब सारी चीजें बढ़ गई, सेल्स बढ़ गई, सेल बढ़ी हुई ले ली, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ आएगा, परचेज बढ़ी हुई है, तो ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ा हुआ लोगे। ओपनिंग स्टॉक पुराने रेट के हिसाब से कैसे ले लोगे? जो पुराना सामान है, ओपनिंग स्टॉक है, उसकी कॉस्ट भी तो अब रिवाइज होगी ना, उसकी भी तो वैल्यूएशन चेंज होगी, 20% बढ़ के होगी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ था, इसलिए वही हमने ओपनिंग स्टॉक उठा लिया था, क्योंकि सब कुछ कॉस्ट जो थी वो पुराने रेट पे ही थी। लेकिन इस बार तो कॉस्ट भी चेंज हो गई है, तो परचेज तो पुराने रेट नए रेट के हिसाब से है ही है, नया पुराना जो सामान है वो भी तो नए रेट के हिसाब से वैल्यू करोगे, उसको भी तो नए रेट के हिसाब से लेके आओगे, नए रेट के हिसाब से ले आओ। 20% बढ़ा दो, 150 प्लस 20%। अच्छा 150 में 20% ऐड करना है तो 120% लिख सकता हूं इसको, 1.2 लिख दो या 120% लिख दो, 180। अब सही आएगा बिल्कुल तुम्हारा। एक 70 का आपका स्टॉक आ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 170 लेस salvaged 150 लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम 170 पे कितने की पॉलिसी ले रखी है? 148,750। बताओ कितना आ रहा है? 87% है ना। 131,250 निकले। आया समझ में कुछ? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है इसमें समझने वाला, ये वाला पॉइंट समझने वाला है, और ये तो है ही समझने वाले पॉइंट। अब कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से कर लोगे, लॉस ऑफ स्टॉक के सारे क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए अब नहीं आप फंसोगे, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन हमने डील कर लिए। 1 पे आ जाओ, 1 देखो बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है, करो 1 अपने आप, अभी अभी कर लो। परचेज प्राइस देखो 10% बढ़ गया इस केस में भी, और जो सेलिंग प्राइस है वो 5% बढ़ गया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, अपने आप करना, देखना मत। 2 अभी मैं छुड़वाऊंगा, 2 जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा ना, क्योंकि 2 बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन है,
ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके कंसाइनमेंट वाले भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत पता होगा कंसाइनमेंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में। पता है मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बेसिकली आपने करा तो नहीं वो चैप्टर, लेकिन डेटा क्रेडिटर अकाउंट बनाना तो आता होगा। डेटा क्रेडिटर अकाउंट बनाया, डेटा अकाउंट में क्या होता था, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स होती थी, पेमेंट टू डेटर्स, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स होती थी, बैड डेट्स वगैरह होते थे, तो यहां से सेल निकलेगी। ऐसे क्रेडिटर्स अकाउंट बनते थे, ओपनिंग, क्लोजिंग, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आती थी, डिस्काउंट वगैरह आता था, तो परचेज निकलती थी। तो सेल परचेज की फिगर ना डेटा क्रेडिटर अकाउंट बना के निकलेगी, बस और कुछ नहीं है। और एक पॉइंट एजेंट वाला भी है कि भाई एजेंट के पास जो सामान होता है उसमें जो अपनी कमीशन भी काटता है, अपने खर्चे भी काटता है, तो एजेंट के पास जितना सामान हो, जो वैल्यू बचती है वो आती है उसकी। तो एक दो पॉइंट कंसाइनमेंट वाले भी, तो देख लेंगे, एंड में देख लेंगे इस क्वेश्चन को, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन बुक का पार्ट है तो हम देखेंगे इसे फर्स्ट। नेक्स्ट क्लास में तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट करेंगे हम स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ नहीं समझा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, आप अपने आप पढ़ के करो। लेकिन बस ये ऊपर नीचे होगी है, ये देख लेना। ये स्टॉक यहां से यहां तक का है, परचेज यहां से यहां तक की है, ठीक है, बाकी आप देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट, एक 20 से 31 12 20, हाँ जैसे कि हमारा हमने इसको 20% बढ़ा के ले लिया, लेकिन हम तो वो लेते नहीं है, लॉस तो हम वो कर लेते, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट होने वाला होता उसको तो मानते नहीं है। प्रॉफिट क्या मतलब जैसे कि ना हमारा एक वो होता है कि ना मतलब प्रिंसिपल होता है कि ना मतलब हम लॉस होगा उससे पहले मान लेंगे, लेकिन हाँ, हाँ। प्रॉफिट होगा उसे नहीं मानेंगे। प्रूडेंस, जो भी फिर उसमें ये जो 20% आपने बढ़ा के लिखे, ये भी हमारा सेल तो ये तो हमें पता है ना होगा, ये तो पहले से ही हो गया। हमने खुद ही इस साल बोल तो रहा है कि इस साल हमने प्राइस अपना बढ़ा दिया, तो इसमें एक्सपेक्टेड तो कुछ ही नहीं होता जब एक्सपेक्टेड होता है। जो आप प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कह रहे हो वो ये कहता है कि जब हमें लगता है कि आगे हमारा इतना प्रॉफिट होगा तो हम उसको पहले से ही एंटिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट को, लॉस को तो एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं कर सकते। यहां पर एंटिसिपेशन की बात ही नहीं हो रही, यहां पर तो एक्चुअली में हो गया। जब डेटा तुम्हें दे रखा है कि इतनी सेल होगी, इतनी होगी, उसने बोल रखा है ना कि ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, कि इस साल हमने प्राइस बढ़ा दिए थे, इस साल हमारा सेलिंग प्राइस बढ़ गया था, कॉस्ट बढ़ गई थी, तो मैं तो उसका इंपैक्ट ले रहा हूं। फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, जो हो चुका उसके बारे में बात हो रही है। इसमें फ्यूचर का थोड़ी ना डेटा है, जो हो चुका उसका डेटा दे रखा है ना आपको। भाई डेट ऑफ फायर तक तो तुम्हारा काम हो चुका ना, उसमें बता दें कि लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था, इस साल जब फायर लगी है उस वाले पीरियड में आपकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों बढ़ चुके हैं, तो उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया फिगर्स को। 1-1-20 31 12 20। ट्रेडिंग 1-1-20 से 31-12-20। टू ओपनिंग स्टॉक, क्या कह रहे हो? डेटा सही है, थोड़ा ना वो लाइनिंग ऊपर नीचे हो गई है। तो स्टॉक एट कॉस्ट 1-1-20 का वो है, स्टॉक एट कॉस्ट 1-1-21 का 60,000 है, और ये परचेज है 2020 के 80,000 नीचे का, ठीक है। हाँ ये 1-1-21 होगा, ठीक है, ये जो भी है करेक्शन से कर लेना, सही, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक 40, टू परचेज है 80, सेल्स है 120, क्लोजिंग स्टॉक
60, GP is 180 minus 60,000. GP रेशो %50. वर्किंग नोट, न्यू जीपी रेशो 2021 की, 2020 2021 सेल्स कॉस्ट जीपी रेशियो 50%, मतलब जीपी 50 है तो सेल होगी 100 रुपये, कॉस्ट होगी 50 रुपये। कह रहा है कि कॉस्ट जो है वो 10% बढ़ गई और सेल जो है वो 5% बढ़ गया। कॉस्ट 10%, तो कॉस्ट होगी 55 रुपये और सेल होगी 105 रुपये। प्रॉफिट है 50, लेकिन प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा आपका, हाँ तो 10/20, ठीक है ना। तो ये 10/21 लेकर चलना है बस आपको। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? वही पिछले वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कब से कब तक का? 1/1/21 से 15/9/21। टू ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है हमें 60,000 रुपए, लेकिन ये तो पुराने रेट पे दे रखा है, चेंज करना पड़ेगा उसे। कितना कहता, कॉस्ट कितनी बढ़ गई 10%, तो इसको 110% करना पड़ेगा, 66,000। बाकी सारी फिगर्स ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं भैया। दो तरीके हैं ना जीपी रेशियो निकालने के लिए, जीपी रेशियो लगाने के लिए, या तो सब कुछ बढ़ा दो या सब कुछ घटा दो। ये भी एक तरीका है कि सब कुछ ओरिजिनल कॉस्ट पे ले आओ, फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, फिर स्टॉक तो ऊपर से आ जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, फिर जो हमारी परचेज है उसको भी पुराने रेट पे लेके आओ, सेल को भी पुराने रेट पे लेके आओ, फिर जीपी जो आएगा फिर उसको अप्लाई कर देना। वो तरीका भी है, लेकिन उसमें दो फिगर चेंज करनी पड़ जाएगी, यहां एक से ही काम हो जाएगा। यार समझो ना, आपको पुराने हिसाब से जीपी रेशियो लगानी है तो तभी लगेगी ना जब सारा डेटा पुराने हिसाब से ही हो। तो या तो पुराने हिसाब से सारा लिया हो, या अगर आपकी ऑलरेडी बढ़ी हुई है तो एक फिगर है उसको भी बढ़ा लो, तब आपका काम हो जाएगा। टू परचेज स्टडी मैट में पता क्या दे रखा है? स्टडी मैट में जब आप सॉल्यूशन देखोगे, कंफ्यूज मत हो ना, एक बार जस्ट देख लेना स्टडी मैट में क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। उसने क्या कर रखा है, जो अपना ये वाला डेटा है इसको पुराने रेट के हिसाब से लगाकर चला हुआ है और फिर पुरानी जीपी रेशियो यूज कर गया वो 50%। वो भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप रिवाइज जीपी रेशियो यूज कर रहे हो तो सारा डेटा भी तो रिवाइज करोगे, ठीक है। उसने क्या करा, उसने रिवाइज जीपी रेशियो निकाली ही नहीं, उसने पुरानी जीपी रेशियो यूज करी है, लेकिन सब चीजों को पुराने रेट के हिसाब से ले लिया, सेल और परचेज को चेंज कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जैसे सेल ऑलरेडी 10% बढ़ी हुई है तो उसको डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 कर दिया। सेल जो सॉरी परचेज 110 बढ़ी हुई है तो डिवाइड बाय 110 इंटू 100 कर दिया। ऐसे सेल 5% बढ़ी हुई है तो उसको डिवाइड बाय 105 इंटू 100 कर दिया। तो पुराने रेट के हिसाब से पुराने जीपी रेशियो लगा दिया, वो भी एक तरीका है। 60 में से कुछ नहीं करेगा, 60 तो वैसे ही है, पुराने रेट के हिसाब से है, सिर्फ परचेज और सेल को चेंज करेगा ना। मैंने आपको वो नहीं कराया, मैंने आपको सब फ्रेश के हिसाब से करा दिया। उसने उल्टी कैलकुलेशन करी है, हम सीधी काम कर रहे हैं, बस ये है तरीका, वो भी ठीक है। परचेजेस सेल्स 210, जीपी हाँ 210 इंटू 10/20, 1 लाख।
बाय क्लोजिंग स्टॉक। वन 32 पॉलिसी सेम है। 342। अब stock on the date of fire, 1,30,000 salvaged, पॉलिसी अमाउंट दे रखा है, नहीं सर, क्लेम से तो यही है आपका। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए इसके। अब एक बार आप आ जाओ MQP PYQ, उसमें देखो क्या क्या रहता है। CMA कुछ भी खोल लो। वर्कबुक देखें एक बार। इसमें आंसर भी है ना सर। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी सेम है। होमवर्क होमवर्क वर्कबुक का बता रहा हूं। इलस्ट्रेशन 2 लॉस ऑफ प्रॉफिट है, इलस्ट्रेशन 3 भी लॉस ऑफ प्रॉफिट है, 4 लॉस ऑफ स्टॉक है, ये वाला करते हैं क्वेश्चन, फोर्थ कर रहे हैं। फोर्थ, ये चेकलिस्ट प्लीज बना लेना कि हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिया। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी रह जाए, सारी चीजें कवर होनी चाहिए, चाहे घर पे करो चाहे यहां पर करो, सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी कर सकते हो, बाद में फिर धीरे धीरे करके टाइम निकलता चला जाएगा, फिर तो जो रह गया है क्या रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट होमवर्क दिया था, सेकेंड और थर्ड उसके हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट के। On 20th July 2024, the godown and the business premise of Raj were affected by fire, and from the accounting records salvaged, following information is made available to you. Stock of goods at cost on 1 April 23 is 1 लाख. Stock of goods at 10% lower than cost on 31/3/24 is 1,08,000 रुपए। ठीक करना पड़ेगा, मतलब ये 90% है, इसको 100% पे लेके आना पड़ेगा। लिया होगे डिवाइड बाय 90 into 100। फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टिल 31 मार्च 24, मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। गुड्स परचेज कितने हुए थे? 420 के, और सेल हुई थी 6 लाख की, हो जाएगा। फ्रॉम 1/4/24 टिल 20 जुलाई मेमोरेंडम की परचेज लेस रिटर्न है 140 और सेल लेस रिटर्न है 310, नॉर्मल टाइम होता। सेल्स अप टू 20 जुलाई 24 इंक्लूड 40,000 फॉर विच गुड्स हैव नॉट बीन डिस्पैच्ड। वो कह रहा है ये जो 3,10,000 की सेल है, इसमें 40,000 का ऐसी सेल इंक्लूड है जो गुड्स डिस्पैच नहीं हुए। क्या करूंगा इसे? पहले 40,000 माइनस, बताओ, 40,000 की ऐसी सेल इंक्लूड है जो डिस्पैच ही नहीं हुआ सामान, मतलब हमारे गोडाउन में आज भी है लेकिन मैंने अपनी सेल में इंक्लूड कर दिया, तो मुझे सेल में से हटाना पड़ेगा ना उसे। यार सेल का मतलब क्या होता है? सामान बिक गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि फिजिकली सामान कितना है। तो जो सामान मेरे गोडाउन से गया ही नहीं है वो तो मेरे गोडाउन का ही पार्ट है, तो मुझे अपनी सेल में से हटाना पड़ेगा ना उसे, तभी तो सेल मेरी प्रॉपर आएगी। ठीक है, फर्दर
परचेज अप टू 20 जुलाई डिड नॉट इंक्लूड 20,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड ऑल्दो गुड्स वर रिसीव्ड इन द गोडाउन। वो कह रहा है जो हमारी परचेज है 140 उसमें 20,000 के ऐसे गुड्स इंक्लूडेड नहीं है जिसके बिल नहीं आए बट सामान आ गया था। तो सामान आ गया तो सर हमारे पास तो सामान आ ही गया, हमें बिल के हिसाब से नहीं देखना, हमें देखना फिजिकली सामान आ गया नहीं आ गया। तो फिजिकली सामान आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज में ऐड करना पड़ेगा। इसी 2 पॉइंट्स की वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है। बोलो समझ में आया पॉइंट? सेल में 40,000 की ऐसी सेल है जो सामान डिस्पैच नहीं हुआ था, तो मतलब मेरे गोडाउन में ही है, तो सेल में से हटाऊंगा ना उसे मैं। जब वो सेल ही नहीं हुई तो मैं अपने सेल में से हटाऊंगा, क्योंकि मुझे देखना है, मुझे सेल तब माननी है इस चैप्टर में जब सामान फिजिकली चला गया, और परचेज तब माननी है जब मेरे पास सामान आ गया फिजिकली। तो यहां पर कह रहे हैं कि सेल बिल्स के हिसाब से तो सेल है लेकिन फिजिकली सामान गया नहीं है, तो वो सेल है ही नहीं मेरे लिए अभी इस चैप्टर के हिसाब से, तो मुझे सेल में से हटाना पड़ेगा। और वो कह रहा है परचेज में 20,000 के ऐसे गुड्स मैंने इंक्लूड नहीं करे जो सामान तो आ गया लेकिन बिल नहीं आए, मैं बिल के हिसाब से चल रहा था लेकिन सर सामान तो आ गया ना, तो मेरे गोडाउन में तो प्रेजेंट है, तो मुझे परचेज में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। गुड्स साल्वेज फ्रॉम द एक्सीडेंट 12,000 रुपए के, एंड दीज गुड्स वर हैंडेड ओवर टू द इंश्योरर। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। एसेट इन द वैल्यू ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ गुड्स। ठीक है, 12,000 का साल्वेज है, पॉलिसी अमाउंट दे नहीं रखा, नहीं करो अभी, करो ना। वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा तुम्हें फोटो भी तो क्लिक करनी होगी, लो अभी आ जाएगी, लो आ जाएगी। एक वो ग्रुप बना लिया करो, ग्रुप में फिर डाल दिया करो। ठीक है, एक जना कोई भी ग्रुप बना लो आज। वर्कबुक क्वेश्चन 4, ट्रेडिंग अकाउंट। 1/4/23 से 31/3/24 तक का। टू ओपनिंग स्टॉक 1/4/23 में 1 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तुम्हें 1,08,000 रुपए का, लेकिन 1,08,000 क्या है, 10% लोअर है, तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 120। फिर आपके पास लास्ट ईयर की परचेज होगी 420 और सेल होगी 6 लाख। ठीक है, जीपी दो लाख, 1/3 आ रहा है जीपी रेशियो। पॉइंट्स में कभी नहीं लेना आपको जब तक प्रॉपर पॉइंट्स ना आ जाए। जैसे अगर 20.5 आ रहा है तब तो चल जाएगा, लेकिन जब तक प्रॉपर नहीं आ रहा तो फ्रैक्शन में ले लेना, नहीं तो फिर आपके आंसर में राउंडिंग ऑफ एरर आएगा ना, फिर आपका आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क कर जाएगा। ठीक है, तो उसे फ्रैक्शन में लेकर चलना। हालांकि राउंडिंग ऑफ एरर में कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है, लेकिन हम उसको प्रॉपर ही करके चलेंगे। जीपी रेशियो 1/3। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट,
1 अप्रैल 24 से 20 जुलाई 24। टू ओपनिंग स्टॉक, $120, टू परचेजेस $140, लेस कर दो, नहीं लेस नहीं, ऐड कर दो। हाँ 20,000 कौन से थे? गुड्स फिजिकली रिसीव्ड, $20,000, तो सर आपकी परचेज 160 कंसिडर होगी। ऐसी सेल्स 3/10 में से 40,000 की लेस कर दो। गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, -310 -40 से 270 जीपी, $90 बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रहा है? 1 लाख आ रहा है। लॉस ऑफ स्टॉक क्या पॉलिसी अमाउंट है क्वेश्चन में? तो यही कर लेंगे, क्लियर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1 लाख लेस सैल्वेज स्टॉक 88, लॉस ऑफ स्टॉक से क्लेम 88, ठीक है, मैच हो रहा है ना? ठीक है, ये भी कर लो 5th। अरे कर लो, तो टाइम है, 7-8 मिनट पड़े हुए हैं। एक से पहले तो क्लास कभी ओवर होगी ही नहीं, एक के बाद ही होगी, ठीक है। चलो, एक से पहले तो मुझे बोलना ही मत, छोड़ दो, 1 बजे के बाद सोचना बोलने की। हाँ। सुबह तो तुम्हारी क्लास है ना? लॉ नहीं, ऐसे कैसे हटा दो यार। मैं अभी तो देखो, मैं अभी थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ आने में, सुबह तो बिल्कुल लेट हो जाऊंगा क्योंकि मेरे को दूर से आना होता है। और मैंने इसलिए भी रखे ना, मेरी फिर इसके बाद क्लास होती है, मेरा गैप ज़्यादा आ जाएगा। सुबह सुबह रखेंगे, जब संडे को रखनी होगी तो फिर थोड़ा सा ऐसे रख लेंगे टाइम, तो संडे बीच में लगाएंगे, डबल क्लास लगाएंगे। हाँ, तो 4 घंटे का टाइम रखेंगे, तो 4 घंटे में हम ऐसे ही रखा करेंगे, जैसे 10 बजे से स्टार्ट कर लेंगे मैराथन, तो बात की बात है, 10 से 12, फिर 12 से 2, या अगर और 9 बजे से करना 9 बजे से भी कर लेंगे, 10 से कर लेंगे, वो आपके हिसाब से ही होगी टाइम। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 24। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको निकालना है स्टॉक कितना है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन फिर वैसे ही हो गया नॉर्मल, इसमें इंश्योरेंस का ही नहीं क्वेश्चन। 1/4/23 को स्टॉक है 28,500 का, परचेज दे रखी है आपको इतना। क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएंगे? यस आएंगे। क्या सेलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में आएंगे? नो। क्या एडमिन एक्सपेंस आएंगे? नो।
क्या फाइनेंशियल एक्सपेंस आएंगे? नो, ये सारे पीएनएल के इनडायरेक्ट खर्चे हैं, सेल्स आ जाएगी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 23, a sum of 3500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000 and was sold during the year for 9,000। एक आइटम थी कितने की? 10,000 की, उस पर हमने 3500 राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। उसमें हमने क्या करें, 3500 राइट ऑफ कर दिए और उसको हमने 9,000 में बेच भी दिया इस साल, मतलब उसमें कुछ बची नहीं है आइटम वो, ठीक है। तो एक तो परचेज में से 10,000 हटेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ हटेगा, लेकिन वो तो बिक गई 9,000 में, बोलो। क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ हटेगा या नहीं? सर डेट तो देख नहीं रहे तुम, 31 मार्च 23 की बात कर रहा है, तो मतलब वो ओपनिंग की बात कर रहा है। वो कह रहा है ये आइटम यहां पर इंक्लूडेड है, इस स्टॉक में इंक्लूड है ना ये। वो कह रहा है 31 मार्च 23 को जब स्टॉक निकाला गया, मतलब इस साल में इंक्लूडेड है, 1/4/23 में इंक्लूड है। कितने की? 10 में से 35 हो गए, 6500 इंक्लूड है, तो सर यहां से 6500 हटेंगे। अब मुझे बताओ क्या परचेज में से हटेगा? सर इस साल की 23-24 की परचेज में थोड़ा हटाओगे, तो पुरानी परचेज से हटा दे, लेकिन पुराना तो कुछ करना ही नहीं हमें, क्योंकि जीपी रेशो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस साल सिर्फ तो वो आइटम ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है ना, तो ओपनिंग स्टॉक से हटा दूंगा और एबनॉर्मल सेल हटा दूंगा सेल में से, बस हो गया काम, नॉर्मल हो गया सब कुछ। वो कह रहा है स्टॉक निकालना है टोटल, ठीक है, स्टॉक निकालना है टोटल, लेकिन एबनॉर्मल आइटम तो पूरी बिक गई है, कुछ बचा नहीं है ना एबनॉर्मल है, तो उसको हटा दो, तभी तो उसमें नॉर्मल वाला जीपी रेशो लगेगा। वगैरह जीपी रेशो कितना है आपका? नॉर्मल वाला 20% है, ठीक है, तो उसमें स्टॉक बोले निकालने के लिए। फोटो खींच लो फोटो लो और सॉल्व करो। लास्ट ईयर वर्कबुक, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रेडिंग अकाउंट, एक 4/23 से 31। यार आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर एबनॉर्मल आइटम जहां जहां भी है उसे वहां से हटाओ। वो कहता है 31 मार्च 23 को जब हम स्टॉक निकाल रहे थे तो 10,000 की आइटम पहले कभी खरीदी होगी, उसमें हमने 3500 राइट ऑफ कर दिए, तो यानी कि इस साल के 1/4/23 को जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें 6500 की एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, तो वो हटा दो वहां से। परचेज में इस साल तो कुछ नहीं है, वो तो पुरानी परचेज का पार्ट था, तो पुराना हमें कुछ करना नहीं है, और इस साल की सेल में एबनॉर्मल आइटम की सेल इंक्लूडेड है 9,000 रुपए, वो हटा दो, हो गया सब कुछ नॉर्मल। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग 28,500 लेस एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम कितनी? 10,000 की आइटम पहले खरीदी थी, उसमें 3500 राइट ऑफ हो गए थे, तो 6500 की एबनॉर्मल आइटम इसमें इंक्लूडेड है, तो हटा दो। 22 टू परचेजेस, परचेज कितनी है? 150 to 500। क्या परचेज में तो कुछ हटाना है? सर इस बार परचेज में तो कोई एबनॉर्मल नहीं है ना, वो तो पुरानी परचेज थी, तो 150 to 500। और क्या दे रखा आपको? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेना है, बाकी सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल ये ट्रेडिंग में नहीं आते, पीएनएल का पार्ट है, इनडायरेक्ट खर्चे, तो मैन्युफैक्चरिंग इज 30,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 30 सेल्स 249 में से 9,000 माइनस,
क्या कोई एबनॉर्मल आइटम बची है अभी भी? नहीं। वो कहते एक ही आइटम दी, 10,000 की खरीदी थी, 6500 गिराएगी थी, उसको हमने 9,000 में बेच दिया। अगर लिखा होता ना अ पार्ट ऑफ दिस आइटम, तो मतलब कुछ बचा होता। लेकिन उसमें देखो लैंग्वेज क्या कह रहे हैं, वो कह रहे विच एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। पूरी लाइन पढ़ो ना। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 23 अ सम ऑफ 3500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000 एंड वॉज सोल्ड इन द ईयर फॉर 9,000। 10,000 में खरीदी थी पहले कभी, उसको हमने इस बार 9,000 में बेच दिया, यानी कि कुछ बची नहीं। लिखा रहता तो फिर जैसे जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आया, फिर बाद में उसके नीचे नॉर्मल आइटम जो जिस वैल्यू में बची हुई है उसको ऐड कर देते, तो मतलब वो अलग से दिखाना पड़ता, तभी मेरा टोटल स्टॉक निकलता। एबनॉर्मल आइटम 9,000 की हटा दो, 240, ठीक है। जीपी रेशियो कितना आया था? अच्छा दे रखा है ना 20%, तो 240 का 20%, 48। क्लोजिंग स्टॉक 12,500। टोटल है 25 ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो तो फिर यहाँ पर हम क्लास एंड करें आज की, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। ठीक है, लिस्ट बना लेना, जो रहते हो मुझे बता देना कि ये रहते हैं। ठीक है, तो एक बार घर जाके एनालाइज कर लेना। अब क्योंकि क्वेश्चन में होमवर्क तो मैंने आपको 2 ही 3 दिए हैं, ज्यादा तो दिए नहीं है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, अब ट्यूसडे तक का आपका काम है ये पूरा सारा रिवाइज करके आना है। लॉस ऑफ स्टॉक खत्म है, लॉस ऑफ स्टॉक, तो लॉस ऑफ स्टॉक को पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, सारे क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहेगा उसको सॉल्व करोगे, और जो क्लास में हमने करे हैं उनको भी देख लोगे एक बार सारे क्वेश्चंस को, 1-2 क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके देख लेना। ठीक है ना? एडमिशन करा लो भाई। हाँ बेटा। सर एक चीज़ पूछनी है, जो आपने कंसेप्ट रजिस्टर और क्वेश्चन रजिस्टर अलग बोले सर,